हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डीएसएसबी का ओल्ड पेपर जो कि हुआ था 2014 में। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो हमने टीयर 1 का क्वेश्चन सॉल्व किया था पिछले संडे को। आज हम टीयर 2 का क्वेश्चन उसी ईयर का जो पेपर है 2014 में जो हुआ था उसी को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर है 101 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन उस टीयर 1 में थे और आज ये टीयर 2 है। तो इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आदि मानव ने पहले यह सीखा। तो आदि मानव ने क्या सीखा था? तो आग उत्पन्न करना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक प्रकार का मनुष्य होमो सेपियंस इस युग में पाया गया। तो ये किस युग में पाया गया था? तो ऊर्ध पुराश्म युग। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पुराश्मीय मनुष्य का जीवन निर्वाह इससे होता था। तो किन चीज़ों से होता था? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें वन, एक तो शिकार से, दूसरा खेती और चौथा अन्न संग्रहण। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। रॉबर्ट ब्रूसफूट ने इस वर्ष पुराश्मीय पाषाण औजार खोज निकाले। तो ये जो खोजा गया था ये खोजा गया था 1863, 1863। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105, यहाँ पे दिए गए हैं पेयर बनाने हैं इसमें। तो पुराश्म युग, तो पुराश्म युग को हम करेंगे नंबर थर्ड से, कटे हुए पाषाण के औजार से। मध्याश्म युग, तो ये हो जाएगा सूक्ष्म पाषाण। इस काल की ये प्रमुख विशेषता थी, सूक्ष्म पाषाण। नवप्रस्तर युग, नवप्रस्तर युग को हम कर देंगे पॉलिशदार पाषाण के औजार। ताम्र पाषाण युग हो जाएगा नंबर 1 से, पाषाण ताम्र के औजार। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर निकलेगा वो देख लेते हैं। ए का हमने थर्ड लगाया है, ए का थर्ड 2 जगह दिख रहा है। फिर बी का हमने 4 लगाया है, बी का 4, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे पेयर नहीं, यहाँ पे बोल रहा है निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, यानी इनकरेक्ट है, उसी को हमें चूज करना है। तो इसमें जो इनकरेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ताम्र पाषाण काल अन्न उत्पादन अवस्था। ये गलत होगा, बाकी सभी सही है। मध्याश्म काल सूक्ष्म पाषाण उद्योग से, पुराश्म काल ब्राह्मण जीवन से, नवप्रस्तर काल आबाद जीवन से हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है निम्न प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। एक को दावा ए से अंकित किया गया है, दूसरे को कारण आर। आपको यह दोनों कथन ध्यानपूर्वक जांचने हैं और तय करना है कि दावा ए और कारण आर व्यक्तिगत रूप से सही है, और यदि है तो कारण में दिया गया स्पष्टीकरण दावे के लिए सही है। निम्न दिए गए कोड का उपयोग कर अपना उत्तर का चयन करिए। तो ये कोड्स दिए गए हैं, जैसे कि एक पढ़ देती हूँ मैं। ए और आर दोनों सही है और आर यह ए का स्पष्टीकरण है। तो इस तरह से 4 ऑप्शंस तैयार किए गए हैं और नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें से आंसर चूज करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 है। दावा है हिमालय पर्वत माला यह सिंधु गंगा नदी के पठारों को भीड़ से भरा एक विशाल पानी से संचित उद्यान बनाने के लिए जिम्मेदार है। उसका रीजन देता है एशियाई खानाबदोश का यही कारण था। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा
7 का जो टिक करेंगे वो हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर यह ए का स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 दावा देता है काशी युग में नगरीकरण हुआ और कारण दे रहे हैं धनवान और गरीबों के बीच की असमानता बढ़ी। तो इसमें भी हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर यह ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 यहाँ पर भी दावा दिया गया है ए असल में अहर सूक्ष्म पाषाण औजारों, पाषाणिक कुल्हाड़ी या धारों का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन ताम्र वस्तुओं का करते थे। और कारण दे रहा है अहर के लोगों को ताम्र के स्थानीय रूप से मिलने से प्रारंभ से ही प्रगलन और धातु कर्म की कला अवस्थित थी। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए। ए आर दोनों सही है और आर यह ए का स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर है 110 दावा दिया गया है इंडज लोग धातु मुद्रा का उपयोग नहीं करते थे और कारण दे रहा है उनके पास धातुत्व सिक्के बनाने की तकनीक नहीं थी। फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस हैं उतने क्लियर नहीं दिख रहे हैं, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। इस तरह का पेपर ही प्रिंट हुआ है। तो इसमें जो हमारा आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन ए ही ठीक होगा। ए और आर दोनों ही सही है और आर यह ए का स्पष्टीकरण है। ऑप्शन 110 का हम ए ही टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 इंडज लोग देवी माता को पूजते थे और फिर कारण दे रहा है इंडज के कई स्थानों के उत्खनन दर्शाते हैं कि इंडज लोग देवी माता की मृण मूर्तियों की पूजा करते थे। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो भी ऑप्शन ए ही होगा। ए आर दोनों सही है और आर यह ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है। तो जो समानता पाई जाती है हड़प्पा में अन्य स्थलों से, उसका जो आधार है वो नगर, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वैसे तो एक ही ऑप्शन चूज करना है, मोहर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नगर नियोजन होना चाहिए, नगर आयोजन दिया हुआ है। तो अगर नियोजन रहता तो ये भी ऑप्शन बन जाता, लेकिन मोहरे ही होंगी इसमें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल यहाँ खोजे गए। तो सबसे ज्यादा स्थलों की जो खोज हुई है वो हुई है गुजरात में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंडज घाटी लोगों के द्वारा अत्यधिक उपयोग में लाया गया धातु था। जो सबसे ज्यादा प्रयोग में धातु का प्रयोग किया गया था वह धातु थी कांसा। तो क्वेश्चन नंबर 115 इंडज लिपि का अर्थ इंडज लिपि का अर्थ निकालने का काम किसने किया। तो ये काम करने वाले थे आई महादेवन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन इंडज या हड़प्पन सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो समकालीन नहीं बन रहा है, वो हो जाएगा ग्रीक। बाकी सभी समकालीन बन रहे हैं। इजिप्ट, मेसोपोटामिया और सुमेरियन ये इंडज के या इंडस के हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 हड़प्पा जीवन का एक पहलू जो हड़प्पा व्यवस्था का आधार था, लेकिन जिसके बारे में घोड़ा बहुत या
नहीं के बराबर मालूम है। तो थोड़ा या बहुत के बारे में नहीं पता है, तो ये हो जाएगा, थोड़ा ही लिखा है इसमें, मुझे भी स्पष्ट दिख नहीं रहा है, ये दिख रहे हैं, थोड़ा ही लिखा है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ग्रामीण जीवन के बारे में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा इसमें। निम्न में से किसने सुझाव दिया कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था? तो ऐसा कहने वाले थे मैक्स मूलर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजाओं 10 राजाओं या 10 राग युद्ध भी कहते हैं की लड़ाई इन नदी के तट पर लड़ी गई, तो ये नदी थी रावी। ऑप्शन हमारा इसमें डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 120, किस नदी का नाम अस्कनी था? अस्कनी नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है चिनाव को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न वेदों में से सबसे पुरातन वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना या पुरातन वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न की जोड़ियां बनाइए, यानी वेदांग दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं, इन्हें आपस में हमें सुमेलित करना है। तो ए है कल्प, कल्प को करेंगे उच्चारण से। निरुक्त, निरुक्त को करेंगे धर्म विधि से। व्याकरण, व्याकरण को करेंगे हम सी, इसको हम कर देंगे व्याकरण से ही। और शिक्षा व्युत्पत्ति से। फिर से देखते हैं, कल्प, कल्प हो जाएगा उच्चारण से। निरुक्त धर्म विधि से। व्याकरण हो जाएगा व्याकरण से। और शिक्षा व्युत्पत्ति से। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हम अपना देख लेते हैं। ए का 4, ए का 4 एक ही जगह दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदांत शब्द कौन से वैदिक विषयों के लिए उपयोगा जाता है, यानी उपयोग किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग होता है वो करते हैं उपनिषद के लिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, ऋग्वेद के बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया है कि अधन्या जिसे मारा नहीं जा सकता इसको लागू होता है। तो इससे किसको लागू किया जाता है? तो गाय पर। इसे अधन्या के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, बड़े बलिदान से जुड़े नियमों के बारे में कौन सा सूत्र संबंधित है? तो जो सूत्र हमारा संबंधित हो रहा है वो हो जाएगा सूत सूत्र, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अधिकारी दिए गए हैं और कार्य दिए गए हैं और उन्हें आपस में हमें सुमेलित करना है। तो सूत, सूत हो जाएगा सारथी से। ऑप्शन 4 से। संग्रहित्री, संग्रहित्री हो जाएगा खजांची से। भागदूत, भागदूत हो जाएगा कर संग्राहक से। और तक्षण हो जाएगा बढ़ई से। फिर से देखते हैं, सूत सारथी, संग्रहित्री खजांची, भागदूत कर संग्राहक और तक्षण बढ़ई से। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर मैच करते हैं। ए का हमने 4 लगाया है, ए का 4, इसमें एक ही जगह ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, जोती हुई जमीन की वैदिक काल में कहा जाता था? तो जो जोते हुए खेत थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था उर्वर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समाज के 4 प्रकार के भागों को स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया है। तो किस में बताया गया है? तो ये था ऋग्वेद का पुरुष सूक्ति, जिसमें समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। प्रोफेसर जाकोबी का मत है कि ऋग्वेद को लिखा गया था। तो ऋग्वेद को किस ईयर में लिखा गया था प्रोफेसर जाकोबी के अनुसार? तो
इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन डी, ईसा पूर्व का तीसरी। फिर है, किस किताब में ब्याज पर पैसे उधार देने की निंदा की गई है? तो बुक का हमें नाम बताना है। तो ये बुक थी धर्मसूत्र। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मगध राजवंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो हो जाएंगे बिंबिसार। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, नंद राजवंश का आखिरी शासक कौन था जिसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया था? तो ये था अंतिम नंद राजा घनानंद। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ईसा पूर्व तीसरी सदी के आसपास पहली जैन परिषद कहाँ पर आयोजित की गई? तो इस परिषद का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमि नाथ इसके नाते में थे। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा कृष्ण। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महावीर के पक्के अनुयायी किस नाम से जाने जाते थे? तो जो महावीर के जो पक्के अनुयायी थे वो थे दिगंबर। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम निम्न में से कौन सा था? तो इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिद्धार्थ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, बुद्ध धर्म को प्रोत्साहन देने वाला पहला शासक राजा था। तो पहला जो राजा बना था बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित करने वाला वो हो जाएगा बिंदुसार। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सी परिषद में अभिधम्म पिटक की रचना हुई? तो अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी पाटलिपुत्र परिषद में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध के सारनाथ के पहले प्रवचन को कैसे वर्णित किया गया है? तो प्रथम प्रवचन के जो है वो है धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अशोक साम्राज्य में कौन सा राज्य दक्षिण में स्थित नहीं था? तो दक्षिण में जो नहीं स्थित था वो हो जाएगा पल्लव। बाकी सभी दक्षिण में हैं, जैसे कि चोल, पांड्य, ये सभी दक्षिण राज्य हैं। किस मौर्य राजा ने अपना सिंहासन छोड़ा और जैन बना? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपना शासन छोड़कर जैन धर्म को अपना लिया था और अंत में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, अर्थशास्त्र के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो जो कथन सही हो रहे हैं उन्हीं को हमें चूज करना है। तो इसमें हमारा जो कथन सही हो रहा है मैं सीधे बताती हूँ आपको। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। 2 और 4 देख लेते हैं। 2 और 4 ये हो जाएगा। तो उसका काल और स्रोत विवाद के परे पूर्ण तरह से साबित हुआ है। अर्थशास्त्र की बात कर रहा है। फिर नंबर 4 है, दुर्भाग्यवश किसी और स्रोत से उसके सबूत की पुष्टि नहीं की गई है। किसी और स्रोत में इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो 2 और 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, मौर्य लोक सेवा का आम नाम था। तो लोक सेवकों का जो आम नाम जाना जाता है वो हो जाएगा महामंत्र। ये ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। फिर धर्मचक्र के सही संख्या के आरों को चिन्हांकित कीजिए। तो सही संख्या जो है वो है
24 की। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य ने उपयोग किया हुआ शब्द धर्म स्थीय यह दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है? ये न्यायिक कचहरी को दर्शाता है, धर्मस्थ। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। दक्षिण भारत में रोम से व्यापार का सबूत यहाँ की खुदाई से मिला है, तो ये खुदाई थी अरिकमेडु और अलीगुलुम। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न लेखक और उनकी साहित्यिक कृति की जोड़ियां बनाइए, तो ये दी गई है साहित्यिक कृति और इन्हें आपस में हमें मैच करना है। अश्वघोष को हम अश्वघोष सारीपुत्र प्रकरण से करेंगे। पतंजलि को हम करेंगे महाभाष्य से। हल को करेंगे गत सप्तशती से। भास स्वप्नावसादन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 से। उसमें हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ए का हमने सेकंड लगाया है, ए का सेकंड 2 जगह दिख रहा है, फिर बी का थर्ड। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सती जाने का पहला शिलालेखीय संदर्भ यहाँ से मिला है, तो ये संदर्भ मिला है ई राव एमपी से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149। कौन सी लौकिक रचना राम का सिलोन पर आक्रमण वर्णन करता है, तो इसका वर्णन जो मिलता है वो मिलता है सेतु बिंदु से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संगम साहित्य की भाषा थी, तो संगम साहित्य की जो भाषा थी वो थी तमिल। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आज ही आपको प्रोवाइड करूँगी, लेकिन नेक्स्ट दूसरी वीडियो में। तो फ्रेंड्स मैं आपको उसके पार्ट दिखा रही हूँ। मैंने टियर 1 का प्रथम प्रश्न पत्र पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 में अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसे देख सकते हैं। और ये आज पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2014 का पेपर हुआ था DSSB का। और इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।